हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आज आप सब लोगों के बीच में आने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ। दाहोद में मैं पहली बार आया हूँ और इतना सुंदर वायुमंडल और आप सभी लोग इस यज्ञ को सीखने जानने की उत्सुकता के साथ उपस्थित हैं। और यहाँ पर हमारे आदरणीय भ्राता लक्ष्मण भाई जी, हमारी आदरणीय बहन नेहा बहन जी, जो संपूर्ण राज्य गुजरात राज्य के अंदर योग और यज्ञ आदि जो हमारी भारतीय ऋषि संस्कृति है उसके प्रसार प्रसार का उत्तरदायित्व निभा रहे, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उसके साथ साथ हमारी आदरणीय बहन प्रीति जी से लेकर के उनकी टीम में सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा भाई बहन कार्य कर रहे हैं। और आप सभी गायत्री परिवार के विशेष परिजन, आप सबको मैं कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अभी हम थोड़ी देर बाद यज्ञ भी करेंगे, लेकिन आप सब लोग लगभग यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, परिचित हैं, किए हैं। देखिए, ये यज्ञ करने में तो हमें बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये एक इतनी बड़ी विधा और विद्या है। जैसे हमने प्रथम अभी मंत्र का उच्चारण किया, ऋग्वेद के प्रथम जो 4 वेद हैं उसमें प्रथम वेद कहा जाता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त और उसका प्रथम मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातुम। आपको यज्ञ से संबंधित जितने भी शब्द है पुरोहित से लेकर के अलग अलग, वो सब आपको इसमें मिला। यज्ञ की महिमा, यज्ञ रूप प्रभु बताया उसमें। और कहने का अभिप्राय है कि मानव के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म कोई होता है तो वो भी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कहा गया। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। और यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। कैसे? देखिए, इस धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो क्या होता है पता है आपको? अग्नि होता है। क्या होता है? धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म पदार्थ कोई होता है तो वो होती है अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। शास्त्र में क्या कहा? जो चीज अग्नि के अंदर पड़ती है उसको अग्नि अपने जैसा बना लेती है, अपना अंग बना लेता है, अपना स्वरूप बना लेती है। जैसे हमने समिधा की आहुति दी तो समिधा अग्नि रूप हो जाती है। जड़ी बूटियों की आहुति दी, जड़ी बूटियों को अपने जैसा बना लेती है। गाय के घी की आहुति दी तो गाय के घी को वो अपने जैसा मानी कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में उसको रूपांतरित कर देती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में उसको ले आती है।
देखिए, आज वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा विचारणा और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में रिसर्च हो रही है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो मेडिकल का काम हो, चाहे और भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से लेकर के अलग अलग चीजों में देखें तो सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? पदार्थों को सूक्ष्म करके और 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्से को 1 नैनोमीटर कहते हैं। कितना? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा। इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ के रूप में आ जाता है। और एक उदाहरण के लिए उस नैनो टेक्नोलॉजी की शक्ति को देखने के लिए एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाह रहा हूं कि हम सामान्य रूप से जो दवाइयां लेते हैं आयुर्वेद के अंदर, तो अलग अलग बहुत सारी दवाइयां हम लेते हैं। आसव है, अरिष्ट है, वटी है, चूर्ण है, बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति गंभीर अवस्था में आ जाते हैं, बीमारी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, ठीक ही नहीं हो पा रही है, तब आयुर्वेद के वैद्य क्या हमें औषधि देते हैं? रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म कहते हैं। वो भस्म क्या होती है? जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो जिस द्रव्यों में है उसको पहले जला दिया और जला करके उसकी राख बना दी। आप फूंक मारे तब भी वो वायुभूत हो जाए, ऐसी राख हो जाती है। फिर उतना सूक्ष्म तो हो गई, लेकिन उतने पे नहीं रुका, फिर उसको और खरल किया जाता है। क्या किया जाता है? पत्थर के बीच में खरल किया जाता है और कोई कोई 30-30, 35-35 फुट दी जाती है। मानी कोई सप्ताह तक निरंतर उसको खरल किया जाता है और उस राख के भी पार्टिकल को और तोड़े जाते हैं और तोड़े जाते हैं और तोड़े जाते हैं और इतने तोड़े जाते हैं कि बिल्कुल नैनो अवस्था में वो पार्टिकल आ जाते हैं। और फिर डॉक्टर वो दवाई जब देता है, कितनी मात्रा में देता है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके 30 दिन लेने के लिए बोलता है। और उसके बाद जब अब वटी, चूर्ण आदि दवाइयां जब अब काम नहीं कर रही हैं, तब जाकर के उसको चुटकी भर हम देते हैं शहद के साथ चाटने के लिए, उस मरणासन अवस्था से भी उसको खड़ा कर देता है। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे बहुत सारी अलग अलग दवाइयां भी तैयार होती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कुछ। आज एलईडी लाइट से लेकर के मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो देखते हैं, ये छोटी सी चिप के अंदर कितना सारा डाटा आ जा रहा है। ये सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार होती हैं। और ये नैनो टेक्नोलॉजी ये होता है कि जो पदार्थ को जितना ज्यादा हम तोड़ते हैं, सूक्ष्म करते हैं, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं स्थूल एक उदाहरण देता हूं। जैसे हम सामान्य रूप से हाइड्रोजन गैस का हम प्रयोग लेते हैं, बहुत कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां जो चलती हैं, जो बिल्कुल समाज से अलग होती है, वहां पे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। जिस सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं वो सूर्य भी हाइड्रोजन गैस के दहन से प्रकाशित होता है और हमें प्रकाश प्राप्त होता है। धरती पर की सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन को जब हम नैनो करते हैं, तोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन से क्या बनता है? हीलियम। वो उसकी अपेक्षा भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। हीलियम को तोड़ते हैं तो लिथियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, और लिथियम को तोड़ते हैं तो उससे यूरेनियम बनता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर पदार्थ बन जाता है। आज हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं या फिर और इस प्रकार के जो विशेष ईंधन की जरूरत वाले कार्यों को करते हैं, वहां हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। आज हम जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं, उन वाहनों के अंदर यदि आज हम यूरेनियम का प्रयोग करें तो चंद ग्राम यदि हम उस गाड़ी को बनाते समय डाल दे, तो जब तक हम गाड़ी चलाए दोबारा हमें ईंधन ना डालना पड़े, इतना ताकतवर होता है वो। ये किस आधार पे हुआ? नैनो होने के आधार पे। देखिए, ये जो जो पदार्थ को हम जितना नैनो करते हैं उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, ऊर्जा होती है, वो उद्भुत अवस्था में, प्रकट अवस्था में आ जाती हैं। और थोड़ी सी मात्रा में लेने पर वो कई गुना ज्यादा परिणाम और लाभ देने वाली होती हैं।
अब देखिए, ये जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का एक उदाहरण बताया। यूरेनियम तैयार होने के बाद भी हम उसको देख सकते हैं, उसके साथ व्यवहार हम कर सकते हैं। लेकिन जो हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करते हैं, अग्नि इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उसके अंदर जो गाय का घी, जड़ी बूटियां, समिधा आदि की आपने आहुति दी, वो इतना नैनो हो जाता है कि अब हम उसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। इतना सूक्ष्म हो जाता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। तो यज्ञ के अंदर हम अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि की आहुतियां देकर के उस पदार्थों को नैनो करके, रूपांतरित करके कई गुना बढ़ा देते हैं। प्लस उसके साथ उसके अंदर निहित जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, ऊर्जा होती है, उसको उजागर कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो कई गुना ज्यादा खाने की अपेक्षा गैस फॉर्म में लेने से वो काम करती हैं। इसलिए सामान्य रूप से आपने सुना होगा कि जो पदार्थ हम खाने से लाभ नहीं होता है, वो पदार्थ उतना जला दो यज्ञाग्नि में तो लाभ होता है। उसके पीछे कारण है कि वो उद्बुद्ध अवस्था में, प्रकट अवस्था में वो आ जाती हैं और उसके कारण से वो विशेष करके लाभ हमें प्राप्त होता है। यज्ञ एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदार्थों को जला करके उसको नैनो पार्टिकल के रूप में उसके अंदर निहित शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा को उभार करके और उससे अनंत लाभ उठाने की एक दैवीय नैनो टेक्नोलॉजी यज्ञ है। और देखिए, इतना ही नहीं, सामान्य रूप से हम यज्ञ करते हैं और वो जो द्रव्य जलते हैं और रूपांतरित होते हैं। जब वो रूपांतरित होते हैं तो 3 रूपों में आते हैं। कितने रूपों में आते हैं? 3 रूपों में। ठोस पार्टिकल के रूप में, गैस रूप में और एनर्जी, ऊर्जा में। कोई भी चीज जलती है तो उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होती है। क्या होती है? क्या होती है? रूपांतरित होती है। जब वो रूपांतरित होती है तो पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में और एनर्जी के रूप में रूपांतरित होती है। अब हम यज्ञाग्नि के अंदर गाय के घी की आहुति देते हैं। गाय का घी हम जलाते हैं तो उसको जलाने पर 1864 गुना वो बढ़ जाता है। कितना? 1 ग्राम मात्र गाय का घी हम जलाते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। और उस गैस को हमने एनालाइज करके देखा, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक गैस को माइक्रो लेवल पर अनुसंधान करने का या माइक्रो लेवल पर उनके अंदर क्या क्या द्रव्य कितनी कितनी मात्रा में है उसको देखने का एक विशेष तकनीक होती है। उसके माध्यम से देखा तो यज्ञ से निकलने वाली इन गैसों के अंदर कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करने वाले होते हैं, उसको ठीक करने वाले होते हैं, उसको विशेष रूप से बीमारी से हमें मुक्त करने वाले कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं। अब जब हम गाय के घी से हवन करते हैं उसके अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है। क्या होता है? क्या होता है? सैचुरेटिव फैटी एसिड। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। गाय का घी का हवन करने पर ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होती है। और जब हम हवन करते हैं उसके अंदर अलग अलग औषधियां और गाय के घी आदि की आहुतियां देते हैं और उससे जो पार्टिकल उठते हैं, वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उसके वायुमंडल में आने से जो रेडिएशन होता है, आज हम 2 प्रकार के रेडिएशनों से जूझ रहे हैं। पहला रेडिएशन कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी लाइट से लेकर के बहुत सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। उसके साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, ये भी रेडिएशन छोड़ते हैं। कहने का अभिप्राय है कि आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और वर्तमान रिसर्च बताती है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं,
हमारे जो मैसेज पूरे शरीर में जो पास होते हैं करंट, वो न्यूरॉन्स के माध्यम से कार्य होता है और उन न्यूरॉन्स को डैमेज करने के लिए सबसे कारणभूत तत्व है तो रेडिएशन है। क्या है? जिसके कारण स्मृति शक्ति का ह्रास होता है, MND, MD, कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हवन करने पर ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वायुमंडल के अंदर स्थित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी और एटॉमिक रेडिएशन भी खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि एटॉमिक रेडिएशन यज्ञ करने पर दूर हो जाता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में साथ मिलकर के उन्होंने कार्य किया, उसमें उन्होंने विशेष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यज्ञ के ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आने पर दूर होते, उसके ऊपर विशेष रूप से उन्होंने कार्य करके बताया। हानि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन, उससे भी हम बच सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया की। प्रति वर्ष WHO के आंकड़ों को देखें तो 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। जो वायु हमें जीवन देती है वही वायु आज लोगों के जीवन ले रही है। और हम यज्ञ हवन करते हैं, उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कुछ विभिन्न गैसें बनती हैं। वो गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं और वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद होती हैं, वो दोनों गैस जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस? फोटोकेमिकल प्रोसेस। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, आप सब जानते हैं। क्लोरोफिल जो पत्ते का हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। तो ऑक्सीजन, वो टूटने पर क्या होता है, कार्बन को वो अपना आहार बना लेते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो वो वायुमंडल के अंदर रिलीज हो जाते हैं। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। जो पहले से ही होती हैं वो बॉन्ड टूटा, कार्बन को अपना आहार बना लिया तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था वो टूटा तो वो अलग हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक और प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। पहले से ही वायु में बहुत सारी गैसें हैं, यज्ञ किया, विशेष प्रकार की गैसों को हमने उसमें ऐड किया, एक निश्चित टेम्परेचर उसको जब मिलता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं, उस अलग अलग गैसें आपस में मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। जिस इस अथाह वायु के समुद्र को हम देख नहीं सकते हैं, उस वायु के अंदर हर समय आमूल चूल निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें, जिनको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जिसको पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसके कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, SOx, NOx, CFC आदि, वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कई परीक्षण से ये बात बताई। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च करके बताया कि फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप यज्ञ से वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। और आज आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो सैकड़ों ऐसे पेपर आपको मिलेंगे, SOx, NOx, CFC आदि जो गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, वो यज्ञ करने पर समाप्त हो जाती हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने से वायु प्रदूषण भी दूर होता है। और बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न आता है कि इतना छोटा सा यज्ञ करेंगे, उससे इतना बड़ा वायु प्रदूषण है, उसमें क्या हो जाएगा? आपको अभी एक नैनो टेक्नोलॉजी बताई ना, थोड़ी सी मात्रा में जो हम अग्नि के अंदर पदार्थ डालते हैं वो कई गुना ताकतवर बन जाता है। और आपको गैस का उदाहरण बताते हुए मैंने कहा कि 1 ग्राम मात्र यदि आप गाय का घी की आहुति देते हैं तो उससे कितना गुना बढ़ जाता है? 1864 गुना गैस फॉर्म में। 1 ग्राम आपने गाय का घी डाला तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई। कितनी हुई? 1 लीटर 864 ml गैस। हम रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, 250-300 ml का रूम स्प्रे हो और हम अपने कमरों में लगाते हैं तो कितने दिन चलता है? साल भर चल जाता है। छोटा सा कमरा है और उसके अंदर हम उस रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, हर दिन वो करते हैं तो साल भर चल जाता है। 300-350 ml का रूम स्प्रे साल भर, माने 365
दिन चला, मानी 365 कमरे उन्होंने क्या किया, सुगंधित किया। कितनी गैस, 350 ml गैस ने 300 कमरे सुगंधित किया। आप 1 ग्राम गाय का घी जलाते हैं, उससे 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई, तो उससे कितने कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। और आप प्रतिदिन कितने ग्राम घी से यज्ञ करते हैं, 1 ग्राम से थोड़ी करते हैं हम, कितने ग्राम से, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम घी से यज्ञ करते हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ आप जड़ी बूटियों की भी आहुति दे रहे हैं, और वो मल्टीपल नैनो होने के कारण ताकतवर बना, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण वो मल्टीपल कई गुना बढ़ गया। तो कितना विस्तार हो गया, हम हिसाब लगा सकते हैं, बहुत अथाह रूप में वो बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, वो जब वायुमंडल में, अब इतना है थोड़ा सा, वो भी जलाने पर बहुत हो गया, और वो भी अथाह वायु प्रदूषण की अपेक्षा देखें तो उसकी अपेक्षा थोड़ा सा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा परिणाम देता है। जैसे हमारे पास 10,000 लीटर दूध है, और उसमें आप 5 ग्राम ही, कोई 5 ग्राम नहीं, 1 ग्राम ही कोई खट्टा पदार्थ डाल दिए, क्या होगा उस दूध का, तुरंत आप चेक करेंगे तो कुछ होगा, 1 घंटे में आप चेक करेंगे तो कुछ होगा। लेकिन आप 10 घंटे 8 घंटे के बाद आएंगे तो उस दूध का क्या हो जाएगा, पूरा रूपांतरित हो जाएगा ना। ऐसे ही जो हम सुबह और सायंकाल छोटा सा यज्ञ करते हैं, उससे जो विशिष्ट, आप 50 ग्राम ही घी डाल रहे हैं, लेकिन वो 50 ग्राम घी भी जो मैंने आपको कहा कि कितना गुना बढ़ जाता है, उस सामग्री कितनी बड़ी, और नैनो भी हो जाता है, वो भी कितना गुना हो गया। 250 ग्राम स्प्रे से हम 250-300 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। तो 1 ग्राम खाली घी से 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई, तो कितने कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। और उसमें हमने 50 ग्राम 25 ग्राम घी डाला तो कितना हुआ, और वो इस प्रकार की इस प्रोसेस में आता है, तो एक बहुत बड़ा परिणाम देने वाला होता है। इसलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा है। ये यज्ञ जो है एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है, ये वायु प्रदूषण का समाधान है। और इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण ही नहीं, रेडिएशन सबसे बड़ी दुनिया की समस्या, उसका भी समाधान है। और एक सबसे बड़ी आज वर्तमान में दुनिया की समस्या, वो है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारियां। ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारियां, और बीमारियों से मरने वालों का यदि हम पूरी दुनिया का आंकड़ा देखें तो 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने लोग, 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण। कोरोना वायरस को आप सब जानते हैं, एक वायरस ने पूरी दुनिया को कैसे हिला करके रख दिया। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे में एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है, वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी,
लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। एक हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ। ये साक्षात है, ये जब चलता था तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूअस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।